वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। आज सभी देशों की एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है। अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए यह लाभदायक भी मालूम पड़ता है। लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में विभिन्न देशों के द्वारा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की पहल भी की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बात करना कितना उचित है। भारत को केंद्र में रखते हुए हम खाद्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस जीएस फाउंडेशन लाइव कोर्स पर एक बड़ी छूट लेकर के आई है। और छूट जो है, इस कोर्स को लेने में 50% तक का भारी भरकम छूट दिया गया है। देखिए, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की आपको पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। एक बार फी को समझ लीजिए, यानी कि इसकी जो पूरी फी थी 1,20,000, उसमें 50% तक की छूट देने के बाद आपको मात्र 60,000 पे करना है। साथ ही में इसके साथ कुछ विशेषताएं हैं इस कोर्स के साथ, उसे समझ लीजिए। फ्री ऑनलाइन सीसेट कोर्स आपको दिया जाएगा, यानी कि यह क्लास अगर आप लेते हैं कोर्स, तो आपको सीसेट की जो क्लास है फ्री में ऑनलाइन दी जाएगी। 3 साल तक इस कोर्स की वैधता है। इसके अलावा इस कोर्स को आप असीमित बार देख सकते हैं, यानी कि आपके देखने पर पाबंदी नहीं है, ठीक है। और फी भुगतान के लिए भी एक सहूलियत कर दिया गया है कि यदि आप 60,000 रुपया एक बार में नहीं दे सकते हैं तो आप ईएमआई पर भी दे सकते हैं, उसकी सुविधा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी केवल 10,000 का रखा गया है। उसके बाद बाकी के इंस्टॉलमेंट आप 20,000, 20,000 और 20,000 में कर सकते हैं। ध्यान रखना है, यदि आप ईएमआई पर लेते हैं तो पूरी राशि 70,000 की पड़ेगी और एक मुश्त जमा करने पे 60,000 ही पड़ेगा। इसके अलावा इस कोर्स के विषय में कोई भी विशेष जानकारी यदि आपको चाहिए तो यह जो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा इस नंबर पे आप कॉल करके विशेष जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह टीम काफ़ी एफर्ट लगाकर आपके लिए वीडियो लाती है। बदले में वीडियो को आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन कर सकते हैं। चलिए, अब हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक था, जैसे कि आपने पहले ही देखा था, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आत्मनिर्भरता, यानी कि हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, और फिर आजकल जो चर्चा चल पड़ा है आत्मनिर्भरता की, तो यह हमारे लिए आज के समय में यह बात करना मजबूरी है या मजबूती है, यही हमारा स्ट्रेंथ है वैश्विक अर्थव्यवस्था का। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो उससे पहले जरा हम एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, मोटा मोटी शब्दों में मैं यदि आपको कहूं तो वैश्वीकरण का मतलब है कि पूरी दुनिया आज एक गांव में तब्दील हो गई, एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, परिवहन के साधन के माध्यम से, अर्थव्यवस्था के विभिन्न जुड़े हुए पहलुओं के माध्यम से। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का यदि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हो जाता है, ठीक है, जैसे ही ऐसा होगा तो वह पूरी जो व्यवस्था हो जाएगी उसे हम भौगोलिकरण कहेंगे या वैश्वीकरण कहेंगे। और कुछ परिणाम है, रणनीति है, उससे क्या हुआ है, दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर काफी निर्भर हुए हैं और एकीकृत भी हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हम जरा चलते हैं कि यह जो भौगोलिकरण की बात करते हैं हम, इसका इतिहास क्या है। देखिए, यदि आपको मैं बताऊं तो 20वीं शताब्दी के अंत तक इसकी चर्चा शुरू हुई। और चर्चा शुरू में हुआ क्या कि आप जानते हैं कि 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। ये दोनों ही घटनाएं यूरोप की हैं, यूरोप से ही इसका जन्म हुआ, ठीक है, इस शब्द का। तो बर्लिन की दीवार गिरती है 1989 में, और उसके ठीक 2 साल बाद आप देखेंगे 1991 में आप जानते हैं कि सोवियत संघ का बिखराव हुआ, यानी कि उस समय का जो था यह यूएसएसआर, इसका बिखराव हुआ और यह अलग अलग 16 टुकड़ों में बट गया। रसिया एक इसका बड़ा हिस्सा बना। तो उस वक्त का जो यूएसएसआर था और यूएस के साथ कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है। तो इसके बिखराव के साथ ही कोल्ड वार भी खत्म होने के कगार पे आ गया या खत्म हो गया, ऐसा कह सकते हैं। और उसके साथ ही इस शब्द का जन्म हुआ और वहां से मार्केट इकोनॉमी की बात की गई। वहां से ऐसी बात की गई कि पूरी दुनिया अब एक दूसरे से जुड़ती नजर आ रही है, ठीक है। अब जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, बाकी जो देश हैं इस दौर में आए, इस पहल में शामिल हुए। भारत भी आप जानेंगे तो 1991-92 के आसपास भारत में जब संकट आया था आर्थिक, उसके बाद ही ग्लोबलाइजेशन को अपने यहाँ लागू किया था, ठीक है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि इसके लिए कुछ आर्गुमेंट हैं।
विभिन्न विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं अर्थव्यवस्था के, उनके कुछ तर्क हैं, कुछ इसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। तो पक्ष में, फेवर में क्या क्या बातें की गई है ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो समझ लीजिए। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि यह जो है ग्लोबल मार्केट के लिए बड़ा ही अच्छा है। क्यों भाई? इससे एक्सेस बढ़ जाएगा। मान लीजिए भारत में कोई सामान का प्रोडक्शन होता है तो उसे यूएस भेजा जा सकता है, उसे आप आसियान कंट्री के 13 देश हैं वहाँ भेज दीजिए, सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं वहाँ भेज दीजिए, आपको जाकर के गल्फ कंट्री में डालना है सामान वहाँ तक पहुँचाइए। तो कहने का मतलब है एक्सेस बढ़ेगा, उसकी रीच बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। और उसके अलावा ये एडवांस टेक्नोलॉजी को साझा किया जा सकता है, खास करके जो विकासशील देश हैं उसके लिए ये काफ़ी लाभकारी होगा। क्योंकि देखिए, विकासशील देशों के पास जो एक चीज़ की कमी है वह है एडवांस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अगर हमें विकसित देश से मिल जाता है, मैन पावर हमारे पास है, भूमि का रिसोर्सेस हमारे पास है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी अगर हो जाता है, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट पैसे मिल जाते हैं हमें, तो पूंजी और टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों मिल गया तो हम यहाँ इंडस्ट्री अच्छा कर सकते हैं, उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो एक तर्क, और ये मजबूत तर्क है काफ़ी, और इसे कहा गया है क्या कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसका भविष्य अच्छा होगा, वहाँ आर्थिक समृद्धि होगी, आर्थिक विकास आएगी। अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ जोरदार तर्क दिए गए हैं, उसे समझ लीजिए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि देखिए भैया, ये सब अच्छी अच्छी बातें जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर मसला यहाँ आके फंसता है ना कि ये डेवलप्ड कंट्री जो हैं ये फिर से राजा बने रह जाएंगे। ठीक है, इनके यहाँ टेक्नोलॉजी है, पैसा है, आप जो है क्या पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिए हैं, तो इनके यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी होगा डेवलप कंट्री के यहाँ। और ये डेवलप कंट्री क्या करेंगे, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसको डंपिंग यार्ड बना देंगे, सारा सामान के अपना यहाँ उत्पादन करेंगे और मनमानी तरीके से डेवलपिंग कंट्री में भेजेंगे। तो फायदा किसको होगा? डेवलप कंट्री को ज़्यादा होगा वैश्वीकरण से। समझना है, तुलना है बस इसमें। ठीक है, कि फायदा ज़्यादा डेवलप कंट्री को होगा, डेवलपिंग कंट्री को कम होगा, इसको नुकसान होगा। उसके बाद यहाँ फिर वही बात की जा रही है कि जो डेवलप कंट्री के वजह से जो डेवलपिंग कंट्री के वेलफेयर की बात है उसको भी नकारा जाएगा। जो वहाँ के लोग हैं उनके बीच संसाधनों का उचित वितरण भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं वहाँ पर संसाधनों में यदि आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का जो बंटवारा है वह सही से नहीं हो पाएगा, व्यक्ति के स्तर पर भी संसाधनों का उचित बंटवारा नहीं हो पाएगा। ये कुछ मुद्दे जुड़ते नजर आ रहे हैं। जब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको, जब सोवियत संघ का विखराव हुआ और बर्लिन की दीवारें गिरी, उस समय से ग्लोबलाइजेशन की बातें शुरू हुई, तो दो टर्म भी बाजार में आए। एक तो था क्या कि क्लोज इकोनॉमी की बात आई, और एक जो है ओपन इकोनॉमी की बात आई। ठीक है, ये दोनों ही टर्म जो है इससे जुड़ा हुआ है, बाजार के प्रकार हैं। तो जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि जो भी देश कोई है यहाँ उसकी अर्थव्यवस्था का विश्व की बाकी अर्थव्यवस्था के साथ आयात निर्यात का कोई संबंध ना रहा हो। यानी कि मान लीजिए जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये देखिए क्लोज इकोनॉमी का एग्जांपल, कि प्रोडक्शन हो रहा है तो विश्व तक इसका जो है ना ही इंपोर्ट है ना ही एक्सपोर्ट है, अदर कंट्री तक रीच नहीं है। ये अपनी ही बाउंड्री में, कोई देश है तो अपनी ही बाउंड्री में सीमित होकर के है, यह क्लोज इकोनॉमी होगा। अब कोई देश अपनी ही बाउंड्री में सीमित है तो मान लीजिए वहाँ कैसे हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए जितनी भी कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, वह प्रोडक्शन करेगी और प्रोडक्शन का इस्तेमाल जो है हाउस होल्ड के लिए होगा। ठीक है, और हाउस होल्ड ही उसका कंज्यूम, ये प्रोडक्शन इनके लिए किया कंपनियों ने और हाउस होल्ड ने इनका कंजम्पशन किया, इसके कंज्यूमर होंगे। तो इनका पूरा खेल जो है क्लोज इकोनॉमी का आपस में ही चल रहा है, बाकी वैश्विक स्तर पर इनका जुड़ाव नहीं है। हालांकि आदर्श रूप से ऐसा कहना मुश्किल है कि कोई राष्ट्र जो है क्लोज इकोनॉमी हो। हाँ, यदि आप देखते हैं उत्तर कोरिया को, तो उत्तर कोरिया के मसले में आपको थोड़ा सा ही नजर आएगा। पहले यानी कि एलपीजी को फॉलो करने से पहले इंडिया के लिए भी आंशिक तौर पे ऐसे बात कही जाती रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ओपन इकोनॉमी पे। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ आपके देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यानी कि इंटरनेशनली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में? व्यापार के माध्यम से कर रहे हैं आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाकी भी रिसोर्सेज को साझा कर रहे हैं। जितने भी वैश्विक स्तर पर मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई पहलुओं हैं, सभी को आप आदान प्रदान कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट भी हो रहा है और आपका इम्पोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम ओपन इकोनॉमी कहेंगे। अगर इंडिया या दुनिया के तमाम देश अभी देखेंगे, अधिकांशतः देश देखेंगे, तो वो क्या है, ओपन इकोनॉमी का हिस्सा है। तो इस चीज को समझ लीजिए
ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया बन गई है ओपन इकोनॉमी की तरफ आगे आई। यह स्थिति लगभग नगण्य ही है क्लोज इकोनॉमी की। अब हम आगे बात अब करते हैं कि आत्मनिर्भरता, अब आप ग्लोबलाइजेशन को समझ गए हैं, तो आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों हो गई? कितना अच्छा तो था वैश्वीकरण, सभी देश अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर रहे हैं और जहां भी जरूरत नहीं पूरी हो रही है किसी और से मदद ले रहे हैं। इसमें बुरी बात क्या है? काफी अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था की सेहत से और भी बढ़िया है। लेकिन फिर ये आत्मनिर्भरता की बात क्यों कही जा रही है? आत्मनिर्भर भारत जैसे टर्म क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आप जानते होंगे वॉल स्ट्रीट से शुरू हुए 2008 के वित्तीय संकट तो आपको याद ही होगा। वहां क्या हुआ था? पूरी दुनिया में वित्तीय संकट आ गई थी, क्राइसिस आ गया था और उस समय इस क्राइसिस को देखते हुए आत्मनिर्भरता के मॉडल पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में जो 2008 में क्राइसिस शुरू हुआ उसका असर दुनिया के बाकी देशों में पड़ा, बाकी बैंकिंग सिस्टम भी चौपट हो गए वॉल स्ट्रीट के साथ साथ। तो यह उठने लगा कि भाई अब एक जगह की गरीबी जो है ना, एक जगह की समस्या जो है ना, दूसरे जगह की समस्या भी बनेगी। तो इस चीज से, ग्लोबलाइजेशन से फायदा तो है पर नुकसान भी उतना ही है, यह नजर में आने लगा। ठीक है, दूसरी बात आप देखेंगे, अमेरिका और भारत ने अपने देश की जरूरतों, अपने नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता के हिसाब से अपनी बातें करनी शुरू कर दी है, आत्मनिर्भरता की बात करनी शुरू कर दी है। यदि आपको इससे पहले अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात याद होगी तो वो हमेशा अपने स्पीच में कहा करते थे अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच आपको याद होगा या आप सुनते होंगे तो वो हमेशा ही आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ये दोनों मसले एक ही तो हुए, दोनों ही मसले यहीं पे आके तो जुड़ता है और दोनों मसले कहीं ना कहीं क्या क्लोज इकोनॉमी के लिए हिंट करता है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां नारा बुलंद कर रहे हैं इस चीजों को आगे और हम देखेंगे। यूरोप की जरा बात करते हैं। यूरोप में ब्रिटेन ने क्या काम किया? यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए ब्रेग्जिट किया इसने। तो अब ब्रिटेन आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ब्रेग्जिट कर चुकी है। ठीक है, तो ये भी अब जो यूरोपियन यूनियन में जब ये शामिल थी तो वहां के साथ व्यापार और बाकी काम ये साझा किया करती थी, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। द्विपक्षीय संबंध है जो यूनियन के साथ है वो तो अब खत्म हो गया है। बहुत दिलचस्प बात यहाँ है और यहाँ से चर्चा को हवा मिली है, ध्यान से देखना है। कोरोना महामारी से जो संकट उत्पन्न हुआ उस वक्त जो मास्क थे ना और वैक्सीन, आपको अगर पहली लहर याद है, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि मास्क और वैक्सीन की सप्लाई तक नहीं करना चाहते थे एक देश दूसरे देशों को, क्योंकि उस पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। हमारे देश में भी वैक्सीन नहीं थे, पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, मास्क तक हमारे देश में अवेलेबल नहीं था, कहीं भी नहीं था, क्योंकि उससे पहले उतनी जरूरत महसूस की नहीं गई थी। तो उस वक्त जितने देशों के पास मास्क था, वैक्सीन था, उन्होंने दूसरों को साझा करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी कि पहले हमारी जनता जो है, हम अपने नागरिक को तो पूर्ति करवा दें। तो यहां से और यह मामला जो है खुल के सामने आ गया। और गैस और अनाज की सप्लाई की अड़चन तो आप जानते ही हैं। इससे क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि दिखी गई है। यदि अभी का मसला मैं आपको बताऊं तो आप रशिया यूक्रेन का युद्ध जानते हैं। वहां से आप जानते हैं कि रशिया जो है ईंधन का जो है एक बड़ा सप्लायर है, तो वहां से क्या हुआ है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है और फिर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा और फिर खाद्यान्न में वृद्धि हो गई है। तो अब उस युद्ध से, मान लीजिए युद्ध कहाँ हो रहा है? यूक्रेन में, रशिया में। प्रभावित कौन हो रहा है? भारत। प्रभावित कौन हो रहा है? गल्फ कंट्री। प्रभावित कौन हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया, आसियान, यूएसए। अब देखिए, तो जब समस्या एक जगह का हुआ है ना, तो पूरी जगह समस्या व्याप्त हो गई है। ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान बताया जा रहा है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अभी महंगाई का संकट अब देखा जा रहा है। अब पाकिस्तान की हालत अभी देख लीजिए, खाने तक के पैसे नहीं, आटा के लिए लोग जो घंटों लाइन में लगे हुए हैं। तो ये संकट तो उत्पन्न हो ही गया पूरी दुनिया पे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, कुछ मुद्दे हैं, कंसर्न है, वो सामने आता है। और सामने आता है क्या? एक शंका है, एक प्रश्न है कि क्या यह जो बात आप कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या कोई देश वाकई आत्मनिर्भर बन सकती है? क्या कोई देश अपनी जरूरतों की सारी चीजों को खुद ही उत्पादित कर सकती है? और यदि उत्पादित करती है तो आयात के हिसाब से क्या उसे बेनिफिट मिलेगा? यानी कि कहने का मतलब, एक एग्जांपल से समझाता हूं। भारत जो है सरसों तेल का आयात करता है। ठीक है, सरसों तेल का आयात करता है। कहां से? अधिकांशतः लेता है मलेशिया से, मान लीजिए। ठीक है, अब यहां इस चीज को समझना है। भारत ने कहा कि मैं जो है मलेशिया से या किसी और देश से भी सरसों तेल अब आयात नहीं करूंगा। करूंगा क्या? आत्मनिर्भर बनूंगा। आत्मनिर्भर बनूंगा तो भाई आपको यहां इसकी उपज करनी पड़ेगी।
तो अब यहाँ समझना है, यहाँ जो लागत मूल्य आएगा हमारे यहाँ हमारे किसानों को खेतों में उपजाने के लिए जो लागत मूल्य आएगा और पूरा जो फाइनल कॉस्ट जो होगा वह तैयार होकर के जितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, क्या वह कॉस्ट आयात से कम होगा? यदि ये कम हो गया फिर तो ये सही है, नहीं तो फिर तो परेशानी है, क्योंकि अगर यहाँ पे उत्पादन करना ही महंगा हो गया तो इससे तो अच्छा था कि आप आयात ही करके ले आए। इस चीज को समझना है। तो यही बात की जा रही है कि एक तो मुद्दा यह उठ के आ रहा है कि क्या आप उत्पादन कर भी सकते हैं अपनी सभी चीजों का, कितने चीजों का, कितने जरूरतों को आप पूरा करेंगे अपने आप से, ठीक है। दूसरी बात, यदि पूरा करते भी हैं तो किसी और से खरीदते हैं, उसके मुकाबले में क्या उसकी कीमत कम होगी, क्या वह सुलभ होगा? ये दोनों प्रश्न बने हुए हैं। अब मुद्दा आ जाता है खाद्य आत्मनिर्भरता से लाभ। समझना है कि जब भी आत्मनिर्भरता की बात की जाएगी ना तो सबसे पहले दो मुद्दे आएंगे ऊपर उठ के। एक आएगा खाद्य आत्मनिर्भरता, दूसरा ऊर्जा आत्मनिर्भरता। यही दो चीजें हैं जो किसी देश के लिए सबसे अधिक जरूरी की चीजें हैं। यही जो है हम ज्यादा से ज्यादा आयात करते हैं कहीं से, ठीक है, और यही दो चीजें हैं जो हर देश चाहता है कि हम निर्यात करें, ठीक है। तो इसीलिए अब हम खाद्य आत्मनिर्भरता पर निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। देखिए, खाद्य आत्मनिर्भरता से महंगाई में कमी आएगी। अगर आप अधिकांशतः फसलों को यहीं उपजाते हैं, अपनी जरूरत की चीज़ों को यहीं उपजा लेते हैं, जैसा कि मैंने सरसों तेल का आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हम यहीं उत्पादन अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर लेते हैं तो हमें मलेशिया से आयात नहीं करना पड़ेगा, तो हमें मलेशिया को पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो हमारा जो फॉरेक्स है तो वह बचा रह जाएगा, उसका भंडार आरबीआई के पास बचेगा। तो उस सबसे क्या होगी, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में लगातार कमी भी देखी जाएगी। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, जब आप आयात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट तो होगा ही, ट्रांसपोर्ट होगा तो कार्बन उत्सर्जन होगा। यदि हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, तो पर्यावरण की सेहत के लिए बढ़िया होगा। और पेरिस समझौता जैसे चीज जो हम कर पाए हैं, कार्बन के इमिशन को कम करेंगे, जीरो कार्बन की जो संकल्पना है हमारी, हम उसकी पूर्ति भी कर पाएंगे। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर निर्भरता घटेगी। अभी क्या है, हर चीज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे एक जगह समुद्री मार्ग में परेशानी होती है तो सभी देशों को वहां परेशानी शुरू हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, चीजें विकट हो जाती है। तो ये जो सप्लाई चेन है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें भी कमी आएगी और ये भी अच्छा ही होगा। तो क्या होगा उससे, खराब मौसम, युद्ध या दुर्घटना की स्थिति, जैसे रसिया में भी बना हुआ देखने तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, तेल मिल ही नहीं पा रहा है बाकी देशों को, तो खास करके यूरोप को तो बहुत हालत खराब हो गया है रसिया में युद्ध होने से। हालात में किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा और ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है। अगर आपको 2021 का शुरुआती समय याद होगा तो हुआ क्या था, सुएज नहर में रास्ता बंद हो गया था, एक जहाज आकर के सुएज नहर में फंस गया था। सुएज नहर संकीर्ण है, वहाँ एक बड़ा सा जहाज आके फंस गया था। अब उस जहाज के फंस जाने से बाकी जहाज वहां से पास कर ही नहीं पा रही थी और उससे बहुत दिनों तक सप्लाई चेन बिल्कुल बंद हो गया था। कई देशों में राशन पानी तक नहीं मिल पा रहा था और यह बहुत बड़ी समस्या की कारण बन गई थी। खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए क्या करना होगा, अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्या क्या करना चाहते हैं? तो पहली चीज तो है कि आप स्थानीय भोजन पर निर्भरता बढ़ाइए, जो आपके घरेलू उत्पादन की चीज़ें हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत में मोटे अनाज जब ज़्यादा हो रही है तो मोटे अनाज खाइए, यानी कि अपनी ज़रूरतों के जो है आप अपने हिसाब से ढालिए। जो चीज़ आपको उपलब्ध है, जो संसाधन आपके देश में, उस हिसाब से देश के नागरिकों को खुद को ढालना होगा। अब ये मुश्किल काम है लेकिन करना तो होगा। अब कम एनिमल प्रोटीन को खाना होगा, एक मुद्दा ये है। अब देखिए, यानी कि जो डेयरी उत्पादन है, अंडा है, मांस है, इसकी खपत कम करनी पड़ेगी। अभी महाराष्ट्र का एक रिपोर्ट आया था और वहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ अंडा की काफ़ी किल्लत है। जितनी डिमांड है उस अंडे की जो है मांग बहुत कम पूरी की जा रही है सरकार और प्रशासन के द्वारा। तो एक चीज़ यह है कि इन चीज़ों की खपत भी कम करनी पड़ेगी। उसके बाद फसलों की खेती के लिए जानवरों की चारागाह में कटौती करनी पड़ेगी। यानी कि अब आप चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने, अपने यहाँ सभी चीज़ों को हम पैदावार करवाएं, तो फिर भाई आपको जो है खेती के लिए ज़मीन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब खेती के लिए ज़मीन बढ़ाएगा, ज़मीन तो उतना ही है, संसाधन तो उतना ही फिक्स है, तो जब बढ़ाएंगे तो जानवरों के लिए जो चारागाह के लिए खेती आपने दिया है, अब वहाँ आप खेती करना शुरू करेंगे तो चारागाह में कटौती करना पड़ेगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, भाई चारागाह में कटौती करेंगे तो जानवर जाके कहाँ खाएंगे? फिर तो पशुधन आपका कैसे बेहतर होगा? फिर ये जो आप कह रहे हैं डेयरी उत्पादन, अंडा मांस, इसका क्या करेंगे आप? अब देखिए, दोनों मुद्दा में द्वंद्व है ना, तो इस तरह की चीजें उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी और इसके जवाब को भी ढूंढना होगा
कृषि उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी। यही बात है कि आपको खेती अच्छे से करना होगा, उसमें नई तकनीकों का प्रयोग करना होगा, नए देखना पड़ेगा कि क्या रसायन का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो कितना सही है कीटनाशक के लिए। भूमि सुधार भी करना पड़ेगा। अभी तो 3 कृषि कानून आया भी था पिछले साल, लेकिन वह सही से लागू नहीं हो पाया तो निरस्त हो गया। तो भूमि सुधार के लिए प्रयास करने पड़ेंगे और फिर उस हिसाब से खेती करना पड़ेगा। जब खाद्य आत्मनिर्भरता की हम बात खत्म कर लिए, अब हम जरा ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर चलते हैं, क्योंकि दूसरा पहलू महत्वपूर्ण यही है। देखिए, जो भी विशेषज्ञ इस क्षेत्र के हैं उनमें एक आम सहमति है। आप ऐसे भी समझिए, आप भी चाहेंगे कि आपकी जो ऊर्जा जरूरत है वो उसका उत्पादन अधिक से अधिक आपके देश में ही हो जाए, ताकि आपको जो है आयात ना करना पड़े। इससे पैसा भी बचेगा और सस्ते कीमत पर आपको ऊर्जा उपलब्धि हो जाएगी। आप जानते हैं भारत जो है अपने ईंधन के इस्तेमाल के लिए जो ऊर्जा लाता है उसका 80% तक जो है वह भारत क्या करता है, आयात करता है बाकी देशों से। इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और उसका रखरखाव भी, फिर इसको रिफाइन कीजिए और इससे फाइनल क्या हो जाता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट आता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह पूरा अगर हम करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को खुद ही पूरा करते हैं तो यह तो हमारे लिए फायदेमंद होगा ही। साथ ही इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने और ग्लोबल वार्मिंग घटाने में मदद मिलेगी। देखिए, पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती तो ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा कन्वेंशन जो है कार्बन उत्सर्जन है। तो पेरिस समझौता में भी तो हम लोगों ने यही किया। पूरी दुनिया ने एक मंच पे बैठा और कहा कि भैया देख लीजिए, अपने अपने हिस्से में जितना गया है कार्बन उत्सर्जन कम कीजिए। ठीक है, इसका इमिशन जितना कर सकते हैं, भारत सरकार भी इसके लिए पहल कर रही है, तो यह भी एक फायदे का काम होगा। और IMF को तो आप जानते ही हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है, ये जो आत्मनिर्भरता की बात चल रही है उसको लेकर के कहा है कि यदि सारे देशों ने चीजें बंद दरवाजों के अंदर करने की कोशिश की, यानी कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इससे अपने जोखिम है, यानी कि रिस्क है, और इससे देश के अंदर ही ज्यादा उथल पुथल होगी। उनका कहना है कि इससे आपके ही देश में समस्याएं शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो IMF ने उन देशों को चेताया भी है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं उसको जरा समझ लेते हैं। विशेषज्ञ का कहना है कि जो वैश्वीकरण है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मॉडल छोड़ देने से आपको भारी क्षति हो सकती है। देखिए, एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मॉडल है वो वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मसला सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जोड़ के देखिए। आज अर्थव्यवस्था जो है विश्व राजनीति से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यदि आप कहेंगे हम आत्मनिर्भर बनेंगे, आप खुद को संकुचा लेंगे, आप अपने आप को अपनी बाउंड्री में बंद कर लेंगे, तो संभव है जो वैश्विक राजनीति का जो बैलेंस है ना वह भी बिगड़ सकता है। ठीक है, तो यह एक क्षति तो है। और यह कहा जा रहा है कि आप अपनी भूमि पर कितना चीज उपजा लेंगे। क्या ये संभव है कि हर जरूरत की चीज आप ही उपजा ले? कई बार मान लीजिए कोई फसल है और भारत में वह उसकी जलवायु है ही नहीं, वो फसल यहाँ उपजा जाया ही नहीं सकता है। ठीक है, और उसकी खपत आपके यहाँ ज्यादा है, तो फिर कैसे करेंगे? जलवायु को कैसे आप चेंज कर लेंगे? तो यह भी एक मसला है। जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी समस्याएं जो है फिर वो लंबे समय तक चलती रहेगी, क्योंकि वैश्विक सहयोग तो आपका खत्म हो गया ना इन चीजों से। एक दूसरे को मदद कर ही रहे हैं, संकट में समय जो है खड़े हो ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह की जो कोरोना की जैसे मान लीजिए समस्या आएगी, अभी आप देखेंगे भारत ने 100 देशों को अपना वैक्सीन भेजा, कितने ही देशों को मास्क भेजा आप। तो जब आप ये नहीं करेंगे, आप कहेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करेंगे नहीं, भैया तुम भी आत्मनिर्भर बनो, यूरोप वाले कहेंगे मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगा, फिर तो समस्या और ज्यादा विकट हो जाएगी। तो यह देखना है, और इससे उत्पादकता घट जाएगी। एक तो देखिए, जब वैश्विक स्तर पर जुड़े होते हैं ना तो कहीं ना कहीं कंपटीशन रहता है। ठीक है, वैश्विक बाजार में अपनी छवि, अपनी धमक बनाने की एक जिज्ञासा भी रहती है, एक इच्छा शक्ति रहती है, तो वह भी होता है। दूसरा, आपको सहयोग मिलता है, आपको पूंजी बाहर से मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आता है। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो बाहर के किसी देश से, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, कोई विकसित देश, उससे आपको टेक्नोलॉजी मिल जाता है, विकसित देश को आपका मार्केट मिल जाता है, तो परस्पर सहयोग होता है। सहयोग होता है तो फिर उत्पादकता इससे बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि आती है, आर्थिक विकास तक हम पहुंचते हैं। लेकिन यदि ये सब प्रक्रिया रुक जाएगी तो आर्थिक विकास रुक जाएगी, आर्थिक समृद्धि रुक जाएगी और लोगों का जो जीवन स्तर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यह तो पूरा डिस्कशन हो गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस प्रश्न, और आज का जो प्रैक्टिस प्रश्न है वह है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। देख लीजिए, वैश्वीकरण डैश और डैश का परिणाम है। आपको देखना है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं ना, ये 3 विकल्प खास करके, और चौथा में है ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपको देखना है कि इस 3 शब्द में कौन दो शब्द जो है सुटेबल होगा। जैसे ए में दिया है उदारीकरण, बी में निजीकरण, सी में भूमंडलीकरण और डी में दिया है 1 और 2 दोनों। तो देखना है कि क्या इसमें सुटेबल होगा और फिर इसका आंसर क्या विकल्प आएगा। विकल्प को आप कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज जिस टॉपिक पे हमने पूरी चर्चा की है यह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। जल्द ही हम आपसे दूसरे टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।